शुरू। चलिए आज हम देखेंगे चुनाव और प्रतिनिधि। चुनाव और प्रतिनिधि जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी का और 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके थ्रू आप पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सारे वैल्यूज को जानेंगे और आप साथ साथ ये समझेंगे कि चुनाव किस तरह से होता है एक लोकतांत्रिक देश में। देखिए, जब राजतंत्र था उस टाइम पे चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जिसको जब मर्जी होता था उस टाइम पे वो काम कर लिया करता था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि समय बीतते गया, है ना, और जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां जनता का प्रत्यक्ष शासन हो, और जहां पे जनता का शासन होगा वहां पे जनता ही डिसाइड करेगी किसी भी शासन प्रणाली को कैसे चलाना है, कोई भी शासन प्रणाली किस तरह से चलेगा। और जब जनता भागीदार होगी तो उसमें चुनाव का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक कोई भी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चुनाव को हम कहते हैं इलेक्शन, और इसके प्रतिनिधि को कहते हैं प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। तो कोई भी चुनाव में चुनाव का होना ही मतलब होता है कि वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करता है इंसान, मतलब कि अपने लिए प्रतिनिधि का चुनाव करता है। तो चुनाव आज से नहीं हो रहा है। अगर आप ऑथेंटिक फैक्ट्स की बात करेंगे तो भारत में भी लोकतंत्र की शुरुआत आज से हजारों साल पहले ही एक गणराज्यिक पद्धति के माध्यम से वैशाली में हुई थी। वैशाली आप लोग जानते होंगे, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है ना, जो वैशाली में लिच्छवी गणराज्य था। लिच्छवी गणराज्य था वैशाली में, जहां से आपका इसका शुरुआत होता है। तो लिच्छवी गणराज्य का स्टोरी बहुत पुराना है, क्योंकि वहां के एक राज्य नर्तकी हुआ करती थी जिसका नाम था आम्रपाली। उसी के नाम पे भोजपुरी सिनेमा में भी वो एक्ट्रेस का नाम है आम्रपाली। और बिहार में एक बहुत फेमस आम भी होता है, आम्रपाली आम। तो आप यहाँ से बात करते हैं चुनाव का, तो चुनाव दो तरीके से घटित होता है पूरे पूरे दुनिया में। पहला होता है प्रत्यक्ष, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, और दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, दो वे में इलेक्शन कराई जाती है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन दो तरीके से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन। एक होता है अप्रत्यक्ष, वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, देखिए, आज से हजारों साल पहले जब प्राचीन काल में यूनान में स्टार्टिंग पीरियड माना जाता है लोकतंत्र का, तो यूनान में जब चुनाव पद्धति स्टार्ट कराया गया तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या बहुत कम थी। उस टाइम पे लोग इतने नहीं होते थे, कम लोगों की संख्या थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि चुनाव करवाने के लिए जब यूनान में लोग इकट्ठे होते थे और वो लोग अपना हाथ खड़ा करते थे और वो लोग अपने पक्ष में और विपक्ष में मतदान करते थे। अब मान लो किसी को चुनना है कि ए पर्सन को चुनना है, तो वो हाथ खड़ा कर दिया, ए के सपोर्ट में 1 2 3 4 5 6 10 20 100 50 काउंट हो गया। अब मान लो बी के पक्ष में, अगर ए के पक्ष में 100 है, बी के पक्ष में 99 रह गया, तो ए वाला चुनाव जीत गया। तो इसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष, कि आपने चुना और आपने डायरेक्टली चुन लिया कि कोई भी काम करवाना है। अब मान लो किसी ने कहा कि चलो जी बारिश हो रही है तो बारिश में पकौड़े बनने चाहिए, चाय बनना चाहिए, तो अब चाय पकौड़ा के लिए यहाँ पे वोटिंग करा लेंगे। अब जितने पक्ष में होगा वो चाय पकौड़ा बनाने चला जाएगा, जो विपक्ष में हो खा लेगा। तो ये तो हो गया आपका प्रत्यक्ष तरीके से, है ना, कि भाई प्रत्यक्ष में क्या है, सबने हाथ खड़ा किया, कोई भी मत हुआ, काम हो गया। अब कोई काम करवाना है, कल मान लीजिए कि कल की क्लास जो है उसमें सुनना भी है बच्चों से और पनिशमेंट भी देना है, तो इसके लिए आप बच्चों से पूछ लिया जाएगा कि आप लोगों में से कौन कौन पनिशमेंट खाने के लिए तैयार है, तो आप लोग हाथ खड़े कर दोगे। अब पनिशमेंट खाने वालों की संख्या अगर ज्यादा हो गई तो पनिशमेंट दिया जाएगा, अगर नहीं के पक्ष में ज्यादा हो गए तो पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से चुनाव करवाया जा सकता था प्राचीन समय में। आप तुम लोग मत सोच लेना कि ये हम भी वैसे करने वाले हैं कि ये इस बार चुनाव नहीं होगा, कल तो होगा ही होगा, कल तो सुनेंगे हम पक्का पक्की। लेकिन क्या हुआ कि समय बीतते गया, जनसंख्या बढ़ते गई, और जब जनसंख्या बढ़ा, लोगों की संख्या बढ़ गई, तो हमने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट वे में इलेक्शन कराना मुश्किल हो गया। फिर डायरेक्ट वे में इलेक्शन हो ही नहीं सकता था, तो इलेक्शन को कर दिया गया इनडायरेक्ट वे में। अब इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन कैसे होता था, तो वहां पे हम डायरेक्टली किसी राजा को नहीं चुनते या डायरेक्टली अपना कोई काम नहीं करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं हमारी जगह पे। जो लोअर लेवल पे हम देखेंगे, अगर हम बात कर ले एमसीडी स्तर पर, तो हमारा कॉर्पोरेटर होता है। अगर हम बात करें स्टेट वाइज बात करेंगे, कि स्टेट वाइज बात करें, तो हमारा एमएलए होता है ना। और अगर आप सेंट्रल वाइज बात करें, मतलब कि पूरे देश के स्तर पर, अगर आप पूरे देश के स्तर पर बात करेंगे तो हमारा सांसद होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस तरीका से चुनाव करवाने का तरीका होता है, जहां पे एक एक रिप्रेजेंटेटिव भाग लेते हैं। अब आप लोग देखते होंगे एमसीडी चुनाव हुआ है हालिया 2 साल पहले दिल्ली में, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुत सारे ऐसे भी थे जो किसी भी दल से नहीं थे, निर्दलीय, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सबके सब खड़ा हुआ होगा, सबके लिए वोटिंग हुई होगी, सबका वोट पड़ा, और उसमें से कोई एक जीत करके
चला गया, तो उससे क्या हुआ, आपका कॉर्पोरेटर बन गया वो। ऐसे जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, इलेक्शन में एमएलए का चुनाव करते हैं, हम एमएलए के लिए वोट करते हैं। फिर वो एमएलए स्टेट की असेंबली में जाता है, मतलब हमने एमएलए के लिए चुनाव किया, अब हमने जिसको वोट दिया वो जीत गया, अब वो चला गया स्टेट की असेंबली में, वहां पे जाकर के उसी में से सारे एमएलए में से कोई एक एमएलए आपका हमारा स्टेट का सीएम बनता है। फिर जो जो वादा वो हमसे किए हुए रहता है, उस वादा को निभाने का बारी आता है। अब ऐसे नेता लोग वादा निभाते नहीं है, और नेता का बात तो ऐसे ही होता है, नहीं कहेंगे विवाद हो जाएगा, है ना, नेता का बात और कुछ कहा जाता है, फिल इन द ब्लैंक से भर लीजिएगा आप लोग खुद। तो वो पूरा तो ऐसे भी नहीं होता है, लेकिन ये लोग वादा करके जाते हैं कि वादा करके जाते हैं, और फिर वहां पे हमारा चुनाव होता है तो हम एमएलए भेजते हैं। तो अब हमको अगर मान लो रोड की समस्या है, नाले की समस्या है, हमें कोई काम करवाना है, कुछ भी करवाना है, ये सारे समस्या का समाधान के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम एमएलए को भेजते, एमएलए के पास भेजते हैं, एमएलए हमारा काम करता है। और ऐसे होता है देश के लिए। अब देश के स्तर पर जब हमको प्राइम मिनिस्टर चुनना होता है, तो प्राइम मिनिस्टर तो प्रत्यक्ष डायरेक्टली हम चुन नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली रूप से चुनने के लिए वहां पे एमपी का चुनाव होता है। और अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में आप वेस्ट दिल्ली में है, तो वेस्ट दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से आपने अभी देखा लोकसभा का चुनाव हुआ। अब आपकी कमलजीत शेरावत जीत के आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के वो संसद में गई। अब यहाँ का मुद्दा वो आपके लिए पार्लियामेंट में उठाएंगी, यहाँ की समस्या। अब कैसे पता लगेगा उनको कि समस्या क्या है, तो आप जाएंगे उनके पास, अपने समस्या लेके पहुंचेंगे कि मैडम हमारा समस्या है, हमारे गली में पानी भर जाता है, हमारे यहाँ ये है, हमारे रोड की ये समस्या है, हमारे यहाँ स्कूल्स है, कॉलेज है, एयरपोर्ट है, तो ये सब समस्याएं है। अब पहली बात आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। मैं बहुत लोगों के मुझे सुनते रहता हूँ कि नाली सफाई नहीं हुआ है तो उसके लिए सांसद के पास जाना। अरे नाली सफाई का काम सांसद का नहीं है, नाली सफाई का काम निगम पार्षद का होता है, कच्ची कॉलोनी में रोड बनवाने का काम एमएलए का होता है। अब आपके यहाँ बड़े बड़े स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, मेट्रो प्रोजेक्ट कैसे आएगा, स्टेडियम्स कैसे बनेंगे, हॉस्पिटल कैसे बनेगा, बड़े बड़े स्कूल्स कैसे बनेंगे, सैनिक स्कूल कैसे बनेगा, मिलिट्री स्कूल कैसे बनेगा, देश स्तर का कोई काम होगा वो कैसे होगा, इन चीजों के लिए हम सांसद के पास जाते हैं। और उनके नीचे का कोई स्तर काम होता है उसके लिए एमएलए के पास जाते हैं। और गली में स्ट्रीट लाइट लगवाना है, अब नाले की बाहर जल जमाव हो रखा है, पानी भरा हुआ है, तो इस सब समस्या के लिए निगम पार्षद होता है। तो पहली बात हमको पढ़ना होगा और समझना होगा कि किसके काम का कौन सा दायरा है और कौन आदमी किस काम को किस दायरे से कर सकता है। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल उदाहरण है, अति सुंदर उदाहरण है इंडिया, भारत। भारत का जो चुनाव प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष रूप से है, जहां पे हम वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढने के लिए, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारा जीत के जाता है, वो पहुंचता है संसद या स्टेट की असेंबली में, और वहां जाकर के हमारे लिए वो कानून बनाता है जिससे कि हमारा भला होता है। अब देखें कि भारत में चुनाव, भारत तो आजाद कब हो गया, आप सबको पता होगा 47 में हम लोग आजाद हो गए, ठीक है ना, 47 में आजाद हो गए। पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी बन गए, लेकिन नेहरू जी निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो जब चुने गए थे उस टाइम पे वो निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। उनको बस, क्योंकि सरकार जब अंग्रेजी सरकार गई थी यहाँ से, तो उन्होंने यहाँ की सत्ता कांग्रेस के हाथ में सौंप दी थी, तो कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पे रखे गए कौन थे, वो बस प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको भी चुनाव में जाना पड़ता। तो चुनाव में वो 51 के चुनाव में गए। अब आपके दिमाग में होगा कि 51 52 मतलब 2 साल चुनाव हुआ क्या, तो नहीं बेटा, 2 साल चुनाव नहीं हुआ था। उस टाइम पे इंटरनेट था, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़े बड़े टीवी थे, कोई सुविधा था नहीं था। तो ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में शुरू हुआ था, अक्टूबर में चला, फरवरी मार्च तक चला था। ये 51 के अक्टूबर में शुरू हुआ और मार्च तक चला था 52 के, इसलिए चुनाव 2 साल के अंदर में चला गया ना, 51 से 52। पैदल जाना होता था, लोगों से मिलना होता था, लोगों को अपनी बात बतानी पड़ती थी, और इस तरीके से लोग तब चुनाव के रूप में चुन करके आते थे। और दूसरा चुनाव उसके डायरेक्टली 5 साल के बाद, तो आपने देखा ना भारत में हर 5 साल पर इलेक्शन होता है, हर 5 साल पर इलेक्शन होता है। कहां पर, भारत में हर 5 साल पे चुनाव होता है, और 5 साल के बाद हम अपना जनप्रतिनिधि को फिर से चुनते हैं। तो 51 में चुनाव हुआ और फिर 57 में चुनाव हुआ, वो दोनों चुनाव कांग्रेस ने जीती थी, और दोनों के टाइम पे पंडित नेहरू ही हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। अब ये चुनाव हुआ, अब चुनाव होने के लिए, ये चुनाव कराने के लिए, अगर मान लीजिए अभी आप देखिएगा, अभी भाजपा 2024 में भी सरकार में थी, तो भाजपा सरकार थी, मतलब बीजेपी की सरकार थी, तो ये बीजेपी जो सरकार में है वही चुनाव कराएगी, वो तो फायदा उठा लेगी कि वो अपने लोगों को बैठा देगी। तो इससे क्या होगा, कभी भी आपका फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ये संविधान में प्रावधान बनाया गया और कहा गया कि हम जो है एक चुनाव आयोग बनाएंगे जो इंडिपेंडेंट होगा। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट होगा, उस पर किसी का भी दबाव नहीं होगा, और वो जो चुनाव आयोग होता है
है ना, इलेक्शन कमीशन जिसको कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का एक चीफ होगा, इसको हम बोलते हैं मुख्य चुनाव आयोग, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन। उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। देखिए भारतीय डेमोक्रेसी का अलग अलग खूबसूरती है, जिसमें सबके लिए अलग अलग स्तर पर काम दिया गया है। तो हमारा चुनाव आयोग होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करेंगे, मतलब अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट होगा, ठीक है ना। उसके साथ 3 सदस्यीय टीम होगी और उस चुनाव आयोग के जो मेन हेड होंगे, चेयरमैन, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उनका जो टेन्योर होगा, कार्यकाल, वो 6 वर्षों का होगा। याद रखिएगा 6 वर्षों का कार्यकाल होगा चुनाव आयोग के। जो मुख्य आयुक्त होते हैं, चेयरपर्सन जो होता है, चेयरमैन जो होता है चुनाव आयुक्त, उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा या लगा हुआ है 65 वर्ष की आयु। मतलब कि या तो वो 6 वर्ष रहेंगे या जब उनका 65 वर्ष पूरा हो जाएगा तब वो रिटायर हो जाएंगे। अब इसका आप मतलब समझिए, अगर मान लीजिए कोई चुनाव आयोग के जो आयुक्त है, चेयरमैन है, वो जब उनको राष्ट्रपति, क्योंकि होते हैं ये बड़े बड़े पुराने आईएएस ऑफिसर होते हैं, अब ये जब तक उस पोस्ट तक पहुंचते हैं इनकी उम्र 60 साल 62 साल 63 साल हो जाती है। तो मान लीजिए किसी चुनाव आयुक्त की जब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, उस टाइम उनकी उम्र 63 ईयर्स है, लेकिन उनका टेन्योर 6 साल का है, तो 6 साल बाद तो 69 के हो जाएंगे। तो ऐसा नियम नहीं है, 63 ईयर्स के है। अब वो क्योंकि अधिकतर सीमा कितने वर्ष तक है, 65, तो 2 साल के अंदर ही उनका डिजिग्नेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई चुनाव आयुक्त है जो 50 ईयर्स के है, तो उनका पूरा 6 साल पूरा होगा, क्योंकि उनको 6 साल पूरा होने के बाद भी उनकी एज 65 ईयर्स की नहीं होती है। तो इसके लिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 6 वर्ष या 65 दोनों में से जो पहले आ जाएगा उसके साथ ही उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो चुनाव आयोग के पहले चेयरमैन थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। याद रखिएगा आप लोग, सुकुमार सेन जो थे चुनाव आयोग के पहले चेयरमैन थे। और अभी वाले जो चेयरमैन है उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वो अभी वाले चेयरमैन है और पुराने वाले जो चेयरमैन है उनका नाम है सुकुमार सेन, ठीक है ना। इस बात को आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। तो इन्हीं सुकुमार सेन की अध्यक्षता में अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ था हमारा, जिस इलेक्शन में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, ये राजीव कुमार जी की ही अध्यक्षता में चुनाव हुआ था। तो ये देखिए पूरे देश के स्तर का कोई भी चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, ये सब चुनाव ये देखने का काम होता है चुनाव आयोग का, जो सेंट्रल चुनाव आयोग है। लेकिन ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो वो सेंट्रल चुनाव आयोग नहीं देखती है। एमएलए का चुनाव, एमपी का चुनाव, मतलब पीएम चुनने का चुनाव जो होता है, मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव होता है, ये सारे चुनाव सेंट्रल चुनाव आयोग के अध्यक्षता में होती है और वही उस चुनाव को चलाते हैं। लेकिन अगर चुनाव पंचायत स्तर का हो, एमसीडी स्तर का हो, तो वहां पर सेंट्रल चुनाव आयोग काम नहीं करता है। वहां कौन काम करता है? वहां पे स्टेट चुनाव आयोग काम करता है और वो स्टेट चुनाव आयोग उस राज्य के अंदर में होता है। तो अभी तक हमने इतना देखा कि चुनाव कैसे होता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, भारत में कैसे होता है, पहला चुनाव कब हुआ, दूसरा चुनाव कब हुआ, कौन चुनाव आयोग के अध्यक्ष है, तो क्या सेंट्रल चुनाव आयोग क्या होता है, स्टेट चुनाव आयोग क्या होता है, अभी के अध्यक्ष कौन है, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और चुनाव आयोग के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो अध्यक्ष को प्रेसिडेंट चुनते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से एक को योग्यता उनके लिए मान्य होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।